उस समय के व्यापारिक पत्रकार और रतन टाटा के मित्र उनके व्यक्तित्व को बहुत मिलनसार, नम्र, विनम्र और आकर्षक बताते हैं। कोई भी उनसे मिल सकता था। वह अपना फोन खुद उठाते थे। कूमी कपूर का कहना है कि ज्यादातर भारतीय अरबपतियों की तुलना में रतन की जीवन शैली बेहद संयमित और सरल थी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रतन टाटा के पास सचिवों या सहायकों की भीड़ नहीं थी। एक बार मैंने उनके घर की घंटी बजाई तो एक छोटे लड़के ने दरवाजा खोला। नौकर चाकरों का कोई ठाट बाट नहीं था। कोलंबिया में उनका समुद्र के सामने का घर उनकी सुंदरता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। जब जेआरडी 75 वर्ष के हुए तो इस बात को लेकर काफी अटकलें थीं कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। टाटा के जीवनीकार एम लाला के मुताबिक जेआरडी नानी पालखीवाला, रूसी मोदी, शाहरुख सब्बाला और एच.एन. सेठना को अपना उत्तराधिकारी मान रहे थे। रतन टाटा को खुद लग रहा था कि पालखीवाला और रूसी मोदी इस पद के लिए दो प्रमुख दावेदार होंगे। 1991 में जेआरडी टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय उन्होंने रतन टाटा को चुना, जो एकमात्र टाटा रहे जो इस जिम्मेदारी को संभालने के योग्य थे। जेआरडी टाटा को लगता था कि रतन टाटा की सबसे बड़ी संपत्ति उनका उपनाम टाटा है। टाटा के दोस्त नसली वाडिया और उनके सहयोगी शाहरुख सब्बाला ने भी रतन टाटा के नाम का समर्थन किया। 25 मार्च 1991 को रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष बने। शुरुआत में कई लोगों ने रतन टाटा की बिजनेस कुशलता को लेकर कई सवाल उठाए, लेकिन 2000 में उन्होंने टाटा से दोगुने बड़े ब्रिटिश ग्रुप टेटली का अधिग्रहण कर सभी को चौंका दिया। आज टाटा ग्रुप की ग्लोबल बेवरेजेज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है। इसके बाद रतन टाटा ने यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस को खरीद लिया। आलोचकों ने अधिग्रहण की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए, लेकिन टाटा समूह ने इस कंपनी को खरीदकर एक तरह से अपनी क्षमता साबित कर दी थी। 2009 में दिल्ली ऑटो एक्सपो में उन्होंने नैनो का अनावरण किया, जो लोगों की कार के रूप में लोगों के सामने आई। उस वक्त उस कार की कीमत 1 लाख रुपए थी। नैनो से पहले टाटा मोटर्स ने 1998 में इंडिका कार बाजार में लॉन्च की थी। यह भारत में डिजाइन की गई पहली कार थी। कार शुरू में विफल रही और रतन टाटा ने इसे फोर्ड मोटर कंपनी को बेचने का फैसला किया। जब रतन टाटा उस समय डेट्रॉइट चले गए तो बिल फोर्ड ने उनसे पूछा कि वह पर्याप्त ज्ञान के बिना इस क्षेत्र में क्यों उतरे। उन्होंने टाटा पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्होंने इंडिका खरीदी तो वे भारतीय कंपनी पर बहुत बड़ा उपकार करेंगे। बिल फोर्ड के व्यवहार से रतन टाटा की टीम नाराज हो गई और बातचीत पूरी किए बिना ही वहां से चली गई। एक दशक बाद स्थिति बदल गई। 2008 में फोर्ड कंपनी ने खुद को एक बड़े वित्तीय संकट में पाया। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को बेचने का फैसला किया। उस समय बिल फोर्ड ने इस बात पर सहमति जताई थी कि भारतीय कंपनी फोर्ड की इन लग्जरी कार कंपनियों को खरीदकर उन पर बड़ा उपकार करेगी। रतन टाटा ने इन दोनों बड़े ब्रांडों को 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में हासिल किया था। टाटा ने वैश्विक स्तर पर भी बड़ी छाप छोड़ी है। टाटा समूह जगुआर और लैंड रोवर जैसे विश्व प्रसिद्ध ब्रांडों की कारें बनाता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। इन सब में रतन टाटा का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय संस्कृति में परोपकार, निस्वार्थता, सादगी, सामाजिक प्रतिबद्धता, विनम्रता जैसे मूल्यों का बहुत महत्व है। सफलता के शिखर पर और देश के सबसे बड़े समूह के शीर्ष पर ये सभी गुण रतन टाटा नामक एक अद्भुत व्यक्ति में प्रकट हुए थे। इसीलिए भारतीय समाज उद्योग जगत में उनके योगदान के साथ साथ एक महान व्यक्ति के रूप में उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा।